हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम अपना मनी बिल पढ़ रहे थे पुरानी वीडियोस में। मनी बिल में हम एक एग्जाम्पल लिया था मनी बिल का, दैट इज़ बजट। तो हमने इसको पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है प्लस फाइनेंस बिल क्या होता है, और ये दोनों ही मनी बिल के अंदर आते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। इन दोनों से क्या बनता है, मनी बिल बनता है। और जब तक ये दोनों पास नहीं होते तब तक बजट भी पास नहीं होता, क्योंकि इनसे ही क्या है, इनसे ही बजट है। एप्रोप्रिएशन बिल में मैंने आपको बताया था कि ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है टू एलोकेट द फंड्स, फंड को एलोकेट करे फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जबकि फाइनेंस बिल होता है, वो कहता है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से टैक्स लेना है, जो नेसेसरी रेवेन्यू है उसका कलेक्शन के बारे में फाइनेंस बिल बताता है। ये हमने अब तक पढ़ लिया था। आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि जब मनी बिल है, सपोज मानो कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में आया, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में ये इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ उसके 3-4 दिन के बाद तक क्या चलेगा, जनरल डिस्कशन चलेगा। 3-4 दिन तक जनरल डिस्कशन चलेगा। उसके बाद 3-4 वीक्स के लिए जो हाउस है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब 3-4 वीक्स के लिए उसमें कोई भी प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं होगी। फिर नेक्स्ट लगभग 45 डेज तक इसमें वोटिंग चलेगी। और इन सब चीज़ों में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग गया, इन सब चीज़ों में अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ लग गए। लगभग कितने महीने लग गए, 2 महीने लग गए। एंड हम जानते हैं आर्टिकल 114 को, जो कि ये बोलता है नो ग्रांट्स ऑफ फंड्स विदाउट द एप्रोप्रिएशन ऑफ द लोकसभा, राइट। सो अब 2 महीने लग गए इसमें और हमारे पास कोई बिल नहीं है, बिल पास नहीं हुआ है, बजट बिल, मनी बिल। तो हमारे पास कोई भी ग्रांट ऑफ फंड नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई भी फंड नहीं है, मनी नहीं है। तो हाउ टू रन द कंट्री, उस समय हम कंट्री को कैसे रन करेंगे। इसके लिए, इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एडवांस में ग्रांट ऑफ फंड करते हैं। इसको बोला जाता है एडवांस ग्रांट्स ऑफ फंड्स, जो कि लगभग 2 महीने के लिए इफेक्टिव रहता है। इफेक्टिव फॉर द 2 मंथ, उन 2 महीने के लिए इफेक्टिव रहता है जब तक नया बजट पास नहीं हो जाता, ठीक है। उन 2 महीने के लिए इफेक्टिव रहता है। जो भी टोटल ग्रांट होता है, जैसे कितना भी देना है, उसका 1/6, टोटल ग्रांट का 1/6 पार्ट एडवांस में ही ग्रांट कर लेते हैं कि 2 महीने तक हमारी जो कंट्री है उसके जो फंक्शंस है, मिनिस्ट्री वगैरह, ये सब इन्हीं पैसों से चलेंगी, इसलिए इसको पहले ही ग्रांट कर लेते हैं। विदाउट डिबेट एंड डिस्कशन, इसमें कोई भी डिबेट एंड डिस्कशन, वोटिंग वगैरह कुछ नहीं होता। इसको बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट। दिस इज नोन एज वोट एंड अकाउंट। ये आर्टिकल 116 में लिखा हुआ है। ये किया जाता है शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। सिर्फ 2 महीने के लिए किया जाएगा, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर के लिए वोट ऑन अकाउंट, आर्टिकल 116 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कभी कभी ये बढ़ा भी दिया जाता है, जैसे कि इलेक्शन ईयर आ रहा है तो इसको बढ़ा सकते हैं, 2 महीने से ज्यादा का कर सकते हैं। हमने अब तक देखा कि वैसे तो लेजिस्लेचर का पूरा कंट्रोल है, ठीक है। लोकसभा जब तक पास नहीं करेगी तब तक किसी के पास मनी नहीं आएगी, किसी के पास फंड ही नहीं आएगा, राइट। तो पूरा रूल है, लेजिस्लेचर के पास पूरा कंट्रोल है। बट कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे भी होते हैं जहां पर लेजिस्लेचर की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब लेजिस्लेचर से उन बजट के लिए आपको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लाइक
ये जो होते हैं इनको बोला जाता है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है? चार्ज एक्सपेंडिचर बोला जाता है इनको। दीज आर नॉन वोटेबल, इस पर वोट नहीं डाले जाते, बट इस पर डिबेट एंड डिस्कशन हो सकता है। इस पर क्या हो सकता है? डिबेट हो सकता है, वोट वगैरह नहीं डाले जाएंगे। लाइक द एग्जाम्पल्स हैं इसमें कुछ क्रेडिट एक्सपेंडिचर के, चार्ज एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जाम्पल हैं, दैट इज सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की सैलरी, और उसके जो ऑफिस से रिलेटेड अदर एक्सपेंडिचर हैं उसके लिए आपको किसी भी लेजिस्लेचर के पास जाकर परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ठीक है। इसके अलावा जो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है उसकी सैलरी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं लोकसभा के, उसकी सैलरी, जो डेप्थ हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी उनको कर्जा वगैरह चुकाना है उसके लिए, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनकी सैलरी, उनकी पेंशन, कैग ऑफ इंडिया की सैलरी। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें हैं जिनको बोला जाता है चार्ज एक्सपेंडिचर, और इसमें हमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी लेजिस्लेचर की टू पास दैम। ठीक है। दीज आर नॉन वोटेबल। सो बेसिकली दो तरह के बजट होते हैं। एक तो होता है सप्लीमेंट्री बजट, सेकंड वन इज इंटरिम बजट, दूसरा होता है इंटरिम बजट। सप्लीमेंट्री बजट एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी भी बार, मैनी टाइम्स पॉसिबल, कितनी भी बार इसको निकाल सकते हैं। इंटरिम बजट होता है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है, और अगर निकालना भी है तो यूजुअली एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार निकलता है ये। इसमें जब भी आपको बड़े बड़े चेंजेस करने होंगे तो आप बिग चेंजेस के लिए किसको यूज़ करोगे? इंटरिम बजट को लाओगे। लेकिन अगर आपको स्मॉल चेंजेस करने हैं तो आपके लिए सप्लीमेंट्री बजट आएगा। ठीक है। बजट में स्मॉल चेंजेस करना है तो सप्लीमेंट्री, बिग चेंज करना है तो इंटरिम बजट। और ये जो इंटरिम बजट है यूजुअली इलेक्शन के टाइम पर ही ज़्यादा किया जाता है, ताकि जो मेजोरिटी पार्टी है गवर्नमेंट में है उसको प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा लोग उसके बारे में ज़्यादा जाने कि इस गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, या फिर कोई भी मेजर इवेंट होता है तब किया जाता है। इट इज़ मोर लाइकली टू रीडूइंग द बजट। ठीक है। मतलब जब भी इंटरिम बजट पास होगा तो ऐसा ही लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, बजट को दोबारा, जो बजट की पूरी प्रोसीजर है उसको दोबारा एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज द फाइनेंशियल बिल। ठीक है। फाइनेंशियल बिल वैसे तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 117 के अंडर आता है। ठीक है। पर फाइनेंशियल बिल में मनी बिल इंक्लूड होता है। कुछ फाइनेंशियल बिल में मनी बिल इंक्लूड होता है और कुछ में नहीं होता। ठीक है, याद रखना। यानी कि जितने भी मनी बिल हैं, ऑल द मनी बिल्स आर द फाइनेंशियल बिल। जितने भी मनी बिल हैं वो सब फाइनेंशियल बिल होंगे, लेकिन जितने भी फाइनेंशियल बिल हैं वो मनी बिल नहीं होंगे। फाइनेंशियल बिल दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। इसको हम एक चार्ट से समझ लेते हैं जो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक तरफ हम लिखेंगे मनी बिल, दूसरी तरफ हम लिखेंगे फाइनेंशियल बिल सेकंड एंड फाइनेंशियल बिल फर्स्ट। सबसे पहले मनी बिल का पहला पॉइंट है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। इसको केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये भी केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। बट ये फाइनेंशियल बिल 2 राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। दूसरा आता है, यहाँ पर आपको जॉइंट सिटिंग नहीं मिल सकती,
यहाँ पर जॉइंट सिटिंग हो सकती है, यहाँ पर भी जॉइंट सिटिंग हो सकती है। मनी बिल में हमने पढ़ा था कि कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, आपको याद होगा, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल बिल में जॉइंट सिटिंग हो सकती है, प्रेसिडेंट का संबंध जॉइंट सिटिंग। दिस इज अंडर द आर्टिकल 110, दिस इज अंडर आर्टिकल 117 clause 1 and this is under article 117 clause 3, ठीक है। इसमें वो सारे प्रोविजंस हैं जो आर्टिकल 110 में लिखे हुए हैं। डील्स विद द प्रोविजन मेंशन ओनली इन द आर्टिकल 110। जितने भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं आर्टिकल 110 में वो सभी इसमें आएंगे। फाइनेंशियल बिल 1 में आर्टिकल 110 के जितने भी प्रोविजंस हैं वो, प्लस में अदर मैटर्स, इसके अलावा भी बहुत कुछ आएगा ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल बिल 2 में एक्सपेंडिचर की पूरी लिस्ट आएगी, लिस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट नॉट इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 110। जो भी चीज आर्टिकल 110 में इंक्लूड नहीं हुई है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी फाइनेंशियल बिल 2 में। आई होप समझ में आ गया होगा। मनी बिल एक मनी बिल ही होता है, गवर्नमेंट बिल है, ठीक है। ये एक ऑर्डिनरी बिल है, फाइनेंशियल बिल एक ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। मनी बिल के लिए जो प्रायर रिकमेंडेशन होती है प्रेसिडेंट की, उसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। राज्यसभा हैज नो पावर टू अमेंड और रिजेक्ट द मनी बिल, यानी कि राज्यसभा का एक फॉर्मल रोल है। यहाँ पर राज्यसभा पावरफुल है कि वो रिजेक्ट भी कर सकती है और अमेंड भी कर सकती है फाइनेंशियल बिल को। यहाँ पर भी राज्यसभा रिजेक्ट कर सकती है या फिर अमेंड करती है फाइनेंशियल बिल सेकंड को, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो स्पीकर होगा लोकसभा का, वो फाइनल अथॉरिटी है। इसमें क्या है? फाइनल अथॉरिटी। वो ये बताएगा चेक करके कि ये एक मनी बिल है या नहीं है। कोई भी बिल आएगा तो वो जो स्पीकर है ऑफ द लोकसभा वो बताएगा कि ये मनी बिल है या नहीं है। यहाँ पर फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में कोई भी अगर बिल आता है तो उसको ये अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि वो फाइनेंशियल बिल है या नहीं है, ठीक है। इसमें भी बिल को किसी भी स्पीकर वगैरह की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो आएगा तो वो फाइनेंशियल बिल ही होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये डिफरेंस था मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2 में। सो इम्पोर्टेंट क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आप जॉइंट सिटिंग कर सकते हो, कहाँ आप नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर आप जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। सो 2 कैटेगरी हो गई फाइनेंशियल बिल की, 1 की एंड सेकेंड वन इज 2। सो 1 कौन सा हो गया? 1 हो गया दोज विच मेक द प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द मैटर्स which come within the definition of the money bill but do not consist solely of these matters। और दूसरा कौन सा हो गया? which if enacted and brought into operation would involve the expenditure from the consolidated fund of the India, ठीक है। इसमें कौन सा आ जाएगा? अदर देन दोज मेंशन इन आर्टिकल 110, और इसमें आर्टिकल 110 प्लस अदर जो मैटर होते हैं, अदर जो वर्क होते हैं ऑफ द जनरल लेजिस्लेशन, ये सब आ जाएंगे और इसमें सिर्फ आर्टिकल 110 आएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है।
ये भी किस में लिख रहा है, ये भी आर्टिकल 110 के क्लॉज 3 में लिख रहा है कि लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो फाइनल अथॉरिटी होगी। जब लोकसभा अप्रोप्रिएशन बिल पास करती है, तब ये जो लोकसभा का स्पीकर है वो इस पर क्या करेगा, एक स्टैंप सा लगा देगा अप्रोप्रिएशन बिल पर, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये एक मनी बिल है। राज्यसभा को पता चल जाएगा कि ये मनी बिल है, हमारे पास सिर्फ 14 डेज बचे हैं। प्रेसिडेंट को भी पता चल जाएगा कि अगर ये आता है प्रेसिडेंट के पास तो उसको वीटो यूज नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट। वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट। सो वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट में हमें जो सेशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, राइट। तो यूजुअली 3 सेशन होते हैं। यूजुअली कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं एक ईयर में। दैट इज फर्स्ट सेशन होता है, उसको बजट सेशन बोला जाता है। सेकंड वाले को बोला जाता है मानसून सेशन। थर्ड को बोला जाता है विंटर सेशन। ये 3 सेशन होता है यूजुअली। बजट सेशन होता है फेब टू जून। मानसून होता है जुलाई टू सितंबर। विंटर होता है नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, ये यूजुअली होते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी में ये नहीं लिख रहा कि कितने सेशंस होंगे कितने नहीं होंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन ना करके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख रहा है दैट द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम summon each house of the parliament to meet at such time and place as he think fit, such that there should be not more than 6 months of gap between the 2 sessions of the parliament। ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो 2 सेशन होंगे पार्लियामेंट में उसमें अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उन्हें 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मानो कोई भी सेशन फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो जुलाई तक 6 महीने हो जाएंगे। अगस्त में उन्हें मिलना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि 6 महीने उन्होंने बिना मिले बिना कोई सेशन के बिता लिए हैं, अब वो नहीं बिता सकते, उनको अगस्त में एट एनी कॉस्ट मिलना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड अगस्त के बाद 6 महीने कितने हो जाएंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इतना सिंपल है कि सिर्फ 2 ही सेशन हो पाएंगे, क्योंकि अगर 6 महीने इसमें खत्म हो गए तो नेक्स्ट जो 6 महीने आएंगे वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, न्यू पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाएगी, न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो पार्लियामेंट मिनिमम उसे 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा एक साल में, और यूजुअली वो 3 बार मिलती है, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे ही कोई भी सेशन स्टार्ट होने वाला है, सेशन स्टार्ट होने से पहले स्पीकर क्या करता है, स्पीकर एक बिजनेस एडवाइजरी कमिटी बनाता है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी बनाता है। इस बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, एंड दे डिसाइड द एजेंडा ऑफ द सेशन।
कि ये सेशन है उसका एजेंडा क्या है, उसको डिसाइड करता है ये लोग। फिर जब सेशन खत्म होगा तो एक दिन ऐसा आएगा सेशन खत्म होने से पहले, जब जो स्पीकर है या फिर चेयरमैन भी कह सकते हैं हम, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये बोलेंगे द बिजनेस ऑफ द हाउस, द बिजनेस ऑफ द हाउस इज complete and they pass the order which is known as the adjournment sign die। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा जब लगेगा कि खत्म हो चुका है सेशन, तो वो क्या बोल देंगे, बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीट, जो काम था हाउस का वो कंप्लीट हो चुका है, और जो स्पीकर और चेयरमैन है वो एक ऑर्डर साइन कर देगा जिसको बोला जाता है एडजर्नमेंट साइन डाई। ये जो एडजर्नमेंट साइन डाई है ये प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट इसका रिप्लाई देंगे जिसको बोला जाता है नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन इसको क्या बोला जाता है, नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन बोला जाता है। जब प्रेसिडेंट नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन दे देंगे देन रेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। रेस्ट स्टार्ट का मतलब है कि मैक्सिमम 6 मंथ तक हो सकती है ये, और अब आपको 6 महीने बाद आपको मिलना ही पड़ेगा। अब आपकी छुट्टी हो गई है, रेस्ट हो गई है, ठीक है, 6 महीने के लिए। उससे पहले भी मिल सकता है, ये डिपेंड करता है। 6 महीने के अंदर अंदर पीएम जो होगा वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि आप एक क्या करो, सारे एमपीज को सम्मन करो, सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको बुलाओ, उनको क्या करो, सम्मन करो। और प्रेसिडेंट एक टाइम और एक प्लेस, जगह ऐसी बता देगा जहां पर सारे एमपीज को आना है, और वहीं से क्या हो जाएगा, वहीं से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया कि हम एडजर्नमेंट साइन डाई क्यों यूज करते हैं। एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब ये है कि जो रीअसेंबली की डेट है कि सेशन दोबारा कब चालू होगा, रीअसेंबली डेट है वो है अनफिक्स, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, इसको जब भी पार्लियामेंट का जो एक सेशन खत्म होने वाला होता है, पार्लियामेंट का एक सेशन खत्म होने वाला है, तो स्पीकर एडजर्नमेंट साइन डाई इसलिए करता है क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहा है कि प्रेसिडेंट क्या बुलाएगा, सारे एमपीज को सम्मन करेगा, और प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही टाइम एंड प्लेस होगा। प्रेसिडेंट कब बुलाना चाहिए प्रेसिडेंट की मर्जी है, इसलिए हमारी रीअसेंबली डेट है वो फिक्स नहीं है। हो सकता है प्रेसिडेंट पीएम जल्दी बोल दे प्रेसिडेंट को बुलाने के लिए, और प्रेसिडेंट सिर्फ 2 महीने में ही बुला ले, और ये भी हो सकता है कि वो 6 महीने से 2-4 दिन पहले ही बुलाए ना, 6 महीने खत्म होने वाले हैं उससे 2-4 दिन पहले ही बुलाए। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है। दैट्स वाई वी यूज द टर्म एडजर्नमेंट साइन डाई। इसके अलावा एक सिंपल एडजर्नमेंट भी होता है, सिंपल एडजर्नमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो रीअसेंबली की डेट है वो फिक्स होती है, रीअसेंबली की जो डेट है वो फिक्स होती है। ठीक है, कि सेशन को कब मिलना है, एमपीज को दोबारा कब मिलना है, ये सबको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मीटिंग चल रही थी, सेशन चल रहा है, 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया सेशन को, सिर्फ 2 दिन के लिए स्पीकर ने, तो तुम्हें पता है तीसरे दिन आपके मिलना है सबको, सारे जो जितने भी एमपीज हैं उनको आके तीसरे दिन मिलना है, तो तुम्हें पता है दिस इज द सिंपल एडजर्नमेंट। लेकिन तुम्हें ये बोल दिया एडजर्नमेंट साइन डाई, तो तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें दोबारा कब आके मिलना है, कब मिलना है, ये तुम्हारे लिए अननोन है। दैट्स वाई
हम बोलेंगे एडजस्टमेंट साइन डाई, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है। जब भी हम सेशंस की बात करते हैं ना, तो सेशन दो होता है, एक होता है मॉर्निंग सेशन, एक होता है आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन जनरली 11 AM to 2 PM चलता है, और आफ्टरनून सेशन जो होता है वो 2 PM से 6 PM चलता है। ठीक है, जो मॉर्निंग सेशन होता है इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। मॉर्निंग सेशन जो कि 11 AM से चालू होता है और 2 PM पर जाकर ख़त्म होता है, दिस इज द मॉर्निंग सेशन। जो इनिशियल के फर्स्ट आवर्स होते हैं, इनिशियल फर्स्ट आवर्स यानी कि 11 AM to 12 PM, ये जो शुरुआत के 1 घंटा होता है उसको क्वेश्चन आवर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? क्वेश्चन आवर बोला जाता है। 12 PM पर 12 PM से 0 आवर स्टार्ट होता है। 12 PM से 0 आवर स्टार्ट हो जाता है, और ये 0 आवर का कोई फिक्स नहीं है, ये जब भी एंड होगा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनाउंस कर देंगे एजेंडा ऑफ द डे, कि आज का हम संग मिले हैं तो क्यों मिले हैं, उसका एजेंडा क्या है। ये सब जब डिसाइड हो जाएगा, जब ये डिक्लेयर हो जाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसको अनाउंस कर देंगे, देन जो हमारा 0 आवर है जो 12 बजे स्टार्ट हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। अब हमें आगे क्वेश्चन आवर, 0 आवर, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होता है ये सब पढ़ना है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।